नमस्कार मित्रांनो, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो घड़ी आ चुकी है जहां पर आप लोगों को मिलने वाला है पेपर का एनालिसिस। गए 5 साल के पेपर के एनालिसिस करने के बाद में ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो गेस पेपर है वो तो आप लोगों को मिलने वाला है, गेस पेपर आ जाएगा। लेकिन गेस पेपर में हम लोग जो क्वेश्चन सिलेक्ट करने वाले हैं वो भी बड़े प्रिसाइज होंगे, एक बात। लेकिन दूसरा क्या होता है, गेस पेपर गेस होता है ना, गेसिंग होता है ना। लेकिन ये जो ट्रेंड है, ये जो एनालिसिस है, इस एनालिसिस से आपको क्या समझ में आएगा पता है? अरे यहां से आपको ये समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर चैप्टर पे कौन से कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यूज आता है क्या, 1 मार्क्स के लिए आता है क्या, 2 मार्क्स के लिए आता है क्या, 3 मार्क्स के लिए आता है क्या? अगर हां आ रहा है तो कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, यहां तक हमें जानकारी जो है वो मिल जाती है, जो कि मेरे पास में तो है, मैंने तो निकाल लिया है। और वही सारी चीजें जो है आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। तो जल्दी से नोटबुक निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस सिर्फ देखने वाली चीज नहीं है। इसमें से जो जो पॉइंट आप लोगों को मिलते हैं ना कि ये टॉपिक पे है, तो मैं जब टॉपिक बताऊंगा इस चैप्टर में से बेटा ये टॉपिक कर लेना अच्छे से, तो उस टॉपिक के नाम जो है आपको लिखना है और स्टार्ट कर देना है पढ़ाई करना। तो स्टार्ट करें, चलिए देखते हैं। देखो, ये ट्रेंड एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, है ना। जैसा आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से सेक्शन ए बी सी एंड डी होते हैं। डी वाला जो सेक्शन है वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रीजन, क्योंकि डी में जो है 4 मार्क्स के भले ही क्वेश्चन हो, लेकिन 4 मार्क्स के लायक जो क्वेश्चन है वो तो है ही नहीं, वो तो आपको 2 मार्क्स का ही मिल जाएगा। तो देयरफॉर जो डी सेक्शंस में होते हैं ना 4 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें आपको क्लब करके दिया जाता है, यानी कि 2 अलग अलग टॉपिक से उठाए हुए क्वेश्चंस होते हैं 2-2 मार्क्स के, और उनको क्लब करके एक क्वेश्चन बना के आप लोगों को दिया जाता है सेक्शन डी के अंदर। ठीक है, तो चलिए भाई देखो एमसीक्यूज वाले पे आते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं, तो आपको यहां पर दिखाई देगा सॉलिड स्टेट में नहीं आया क्वेश्चन, यहां पर 23 में नहीं आया क्वेश्चन, बाकी सब में क्वेश्चन आया हुआ है 1-1 मार्क्स का। एंड बेटा फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर सॉलिड स्टेट को आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 ही तरीके से प्रिपेयर करना। एक क्या रहेगा, एक रहेगा सिंगल मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, चाहे वो एमसीक्यू हो या फिर 1 मार्क्स, 2 में से कोई एक कैटेगरी में आता है, 2 में से कोई एक कैटेगरी में आ जाएगा एमसीक्यू टाइप का या फिर 1 मार्क्स का सॉलिड स्टेट के ऊपर। और एक जो है कुछ पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि डेंसिटी का डेरिवेशन या डेंसिटी के फॉर्मूले से न्यूमेरिकल, ये 2 में से कोई एक आएगा, है ना। या तो डेरिवेशन आएगा या तो आपको डेंसिटी का न्यूमेरिकल आएगा, डेंसिटी के फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो होता है, यानी पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बता दिया, तीसरा जो पॉइंट होता है बेटा वो क्या रहेगा, तीसरा या आप बोल सकते हो उसमें स्कॉट के डिफेक्ट आएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट आएगा, है ना। ये 2 जो है बड़े खास है। अगर 2 मार्क्स के लिए आते हैं ना तो ये वाले दोनों के ऊपर ज्यादातर आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ सर क्लियर है। लेकिन अगर 1 मार्क्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो या एमसीक्यू या फिर आप 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट और पढ़ लेना है। कौन से बेटा? एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल क्यूब का क्या, बीसीसी का कितना, एफसीसी का कितना। और तीसरा जो रहेगा वो ये रहेगा पॉइंट, तीसरा या चौथा बोल दीजिए, चौथा ना शायद, चौथा, हाँ चौथा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा भाई रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। बहुत छोटा सा पॉइंट है, आपको टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है कि सिंपल क्यूब अगर है तो a/2 होता है रेडियस के साथ में रिलेशन, ऐसा एक चार्ट दिया हुआ है सिंपल क्यूब का, बीसीसी का, एफसीसी का। तो इसे पढ़ लेना। ये 4 टॉपिक अगर आपने कर लिया ना बेटा, तो ये जो सॉलिड स्टेट है वो तो प्रिपेयर हो जाएगा। यानी मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां अगर क्वेश्चन आएगा तो एक तो वो रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन करेगा आपको, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, प्लस हो सकता है यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्वेश्चन आ जाए। ये 2 पॉसिबिलिटी होती है अगर ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू का सॉलिड पे आता है तो। सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशंस में देखो 22 एंड 23 में नहीं आया था और यहां पर 24 में भी नहीं आया था। मतलब आप ये समझ के चलिए कि सॉल्यूशन में भी जो क्वेश्चंस है वो 50-50 चांसेस रहेंगे एमसीक्यू टाइप में आने के लिए। क्यों? कि रीजन ये है क्योंकि यहां जो टॉपिक बनते हैं वो कम से कम 1 मार्क्स का थ्योरेटिकल बन जाएगा, डेफिनेशन पूछा जाएगी। डेफिनेशन क्या है बताइए? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की क्या है, मोलर मास जो होता है वो कैसे निकालना, उसका डेरिवेशन, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, नॉर्मेलिटी निकालो, मोलैरिटी निकालो, ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे।
ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे तो जो कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए फिट बैठते हैं। तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के लिए हालांकि पूछा तो है, 50% चांस तो है, लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर वो अनसर्टन रहेगा कि कहां पर पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक पे पूछा जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो देखिए भाई 1 2 3 जगह पे नहीं पूछा है, सेम चीज है जैसा सॉल्यूशन में हुआ था, जैसा सॉलिड में हुआ था वैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में हुआ है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को भी आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को आप स्किप करके चल सकते हो, लेकिन हाँ 2 पॉइंट की तरफ आपको ध्यान देना है जो आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। एक क्या रहेगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, एक रहेगा यहां पर पीएच निकालो। अब ये पीएच के फॉर्मूले को आपको घुमा फिरा के दे दीजिएगा। पीएच दिया होगा सपोज तो आपको कंसंट्रेशन पूछेगा, कंसंट्रेशन दिया होगा तो पीएच पूछेगा। ठीक है, या फिर आपको बोला जाएगा बेटा के ए की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दिया जाएगा। ये 2 पॉइंट की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम को प्रिपेयर कर रहे हो। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को देखो, यहां पर ना केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में है तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो और भी कम हो गए। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस और भी कम हो गए। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो इधर पूछा ही नहीं। केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो यहां पर भी देखो नहीं पूछा, दो बार नहीं पूछा है, लेकिन पूछा है बाकी सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर केमिकल काइनेटिक्स में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो ऐसे कौन से टॉपिक है, तो ध्यान रखना बेटा, एक तो आपको ध्यान रखना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, दूसरा रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ इक्वेशन बोलिए, रेट ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के यूनिट। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर पूछा गया तो। कौन से, इसकी बात कर रहा हूं मैं, केमिकल काइनेटिक्स की। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 17 18 इंपॉर्टेंट तो बहुत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप के कम है, एमसीक्यू टाइप के कम क्वेश्चंस आ रहे हैं एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, कम क्वेश्चंस आ रहे। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है ना। अब हमें ये फोकस रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन में ऐसा कहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, अगर मैं डी ब्लॉक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डी ब्लॉक में ना 3 ट्रांजिशन सीरीज तो है। आप लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट पढ़ के रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, चाहे वो डी ब्लॉक का हो या एफ ब्लॉक का हो। ये 2 पॉइंट, और एक म्यू यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है ना, म्यू की वैल्यू। ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आप देख सकते हो कि हर साल क्वेश्चन आता ही है, और यही वो पॉइंट्स है जिनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, टॉपिक के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखोगे तो हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहां पर क्वेश्चन आएगा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए या तो आपको आईयूपीएसी नेम पूछा जाता है, आईयूपीएसी नेम या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, आईयूपीएसी नेम या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 2 टॉपिक है जो पूछे जाएंगे बेटा एमसीक्यूज टाइप में। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव में कुछ ज्यादातर पूछा तो है, ठीक है, पूछा तो है हर एग्जाम में। स्टार्टिंग के अगर आप 21 का देखोगे वो भी एक बार हुआ था कोविड के कारण, और 22 में जो है मार्च में नहीं पूछा था, बाकी सभी एग्जाम में पूछा गया है हैलोजन डेरिवेटिव पे। अगर पूछेंगे तो आपका ध्यान कहां होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए हैलोजन डेरिवेटिव में एमसीक्यू टारगेट करो या 1 मार्क्स, तो ये आएगा बेटा एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आरएक्स। अल्काइल हैलाइड के ऊपर आपने OH की रिएक्शन की तो अल्कोहल मिल जाएगा, OR विलियमसन सिंथेसिस किया तो ईथर मिल जाएगा, है ना। OCOR कंसीडर करते हो तो वहां पर एस्टर बन जाएगा, समझ में। अगर आपने वहां पर AgNO2 के साथ में रिएक्शन की, KNO2 के साथ में रिएक्शन की, KCN, AgCN, तो ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बन जाएंगे एक मार्क्स के लिए, या एमसीक्यूज में क्वेश्चन आने के चांसेस यहीं पे से होते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर हर बार क्वेश्चन आता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो कहां से आएगा, तो यहां पर ना आपको क्लासिफिकेशन की तरफ ध्यान देना है, क्लासिफिकेशन की तरफ ध्यान देना है। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है जनरली कि ये डायहाइड्रिक अल्कोहल है या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है,
है ना, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। 3 डिग्री अल्कोहल है, अलाइलिक अल्कोहल है, कौन सा टाइप का अल्कोहल है, क्लासिफिकेशन की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। एमसीक्यू की बात कर रहा हूं भाई मैं। अल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड हर बार क्वेश्चन आता है, हालांकि यहां पर 3 टाइम जो है एक क्वेश्चन तो नहीं आए हैं जहां मैंने डैश की है, ठीक है, लेकिन बाकी सारे एग्जाम में आए हुए हैं। इवन ये अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ही। ये सेक्शन अगर आपने छोड़ दिया ना, सेक्शन ए, तो सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, हर जगह पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे किसके, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, चले देखते हैं आगे। अमाइंस को देखो, अमाइंस में भी क्वेश्चन आते हैं, अमाइंस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो कहां से क्वेश्चंस आएंगे, अमाइंस के बेसिस पे। तो अमाइंस में आपको हिंसबर्ग रिएजेंट ध्यान रखना है, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, कार्बिलामाइन टेस्ट, ये दूसरा पॉइंट, एंड तीसरा बेटा क्लासिफिकेशन का पॉइंट अगेन। तो ये वाले पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं अमाइंस के केस में, ठीक है। अल्डिहाइड्स में तो ऑलरेडी यानी ऑलमोस्ट सभी होती है, एक एक मास के लिए पूछेंगे तो हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि कीटोन का क्लासिफिकेशन आपको पूछा जाएगा, आईयूपीएससी नेम आपको पूछा जाएगा, ठीक है। हालांकि ऑप्शंस भी रहेंगे, यानी थोड़ी आपको जो है हिंट भी मिल जाएगी, तो उससे तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। अमाइंस में मैंने आपको बताया हिंसबर्ग रिएजेंट, कार्बिलामाइन टेस्ट एंड क्लासिफिकेशन का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स में देखोगे तो यहां पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन नहीं है। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री को देखोगे तो यहां पर भी 3 जगह पे क्वेश्चन नहीं आए हैं। एंड पॉलीमर में अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, अगर क्वेश्चन आता है तो कौन से पॉइंट पे आएगा, आपको बोल दिया जाएगा कि भाई इनके मोनोमर्स बताओ। तो आपको 2 ही चीजें करनी है, मोनोमर्स को अच्छे से पढ़ना है और पॉलीमर के एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। यानी कि सपोज अगर मैंने बोल दिया कि बेटा नाइलॉन 66 मेरे पास में है और उसमें कौन से मोनोमर है बताओ, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें एक एडिपिक एसिड होता है और दूसरा हेक्सामिथिलीन डायअमाइन होता है ना। इस तरीके से आपको पॉलीमर के बारे में, उसके मोनोमर एंड देयर यूजेस, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पॉलीमर के लिए, यहां पर लिख देता हूं पॉलीमर के लिए मोनोमर का पता होना चाहिए बेटा, मोनोमर एंड यूजेस का पता होना चाहिए, तब आपका पॉलीमर जो है रेडी हो जाएगा फॉर एमसीक्यू टाइप। अगर मैं यहां पर बात करता हूं बेटा नैनो टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन केमिस्ट्री की, तो यहां ना एक एक मास के लिए क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम। एक आध क्वेश्चन अगर आया तो ठीक है, और अगर आता है क्वेश्चन तो उसके लिए ना आपको ऑलरेडी यानी अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आगे बताऊंगा कि ग्रीन केमिस्ट्री में 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना, वो फिक्स्ड है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। वो करोगे तो उसमें एमसीक्यू 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स सभी कवर हो जाएगा, है ना। ग्रीन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 1 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स के लिए देखो सॉलिड सेट में क्वेश्चन नहीं है 1 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स के लिए क्या समझ में आ रहा है, तो ज्यादा आपको फोकस देके छोटे छोटे पॉइंट की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है सॉलिड सेट में। क्लियर विजन रखना, क्लियर विजन रखना, अपनी जो थ्योरी है, जो पढ़ाई की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड के लिए, वो सटीक होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो इधर नहीं, आपकी ताकत यहां पर भी नहीं लगना चाहिए। सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक एक मार्क्स के लिए बेटा काहे क्या ही पूछेंगे आपको, क्वेश्चन अगर आया तो डेफिनेशन आपको पूछेंगे, लेकिन डेफिनेशन ऑलरेडी आप 2 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करोगे तब उसमें बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, तो अलग से इसके तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इवन इक्विलिब्रियम में भी देखो 1 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, एक ही बार पूछा गया था, समझ में आया। तो ये होता है ट्रेन एनालिसिस का फायदा। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कौन से टॉपिक को हमें दिमाग में लेके चलना है और कितनी प्रैक्टिस करनी है, कौन से टॉपिक के ऊपर हमें फोकस रखना है, ध्यान रखना है, ये सारी बातें यहां से क्लियर होती चल रही है। थर्मोडायनामिक्स को भी देख लीजिए। थर्मोडायनामिक्स में यहां पर 2 बार को छोड़ दिया, बाकी सब जगह पे क्वेश्चन पूछा है, और थर्मोडायनामिक्स वैसे भी आप प्रिपेयर कर लोगे। डेफिनेशन की तरफ यहां पर ध्यान होना चाहिए आपका, डेफिनेशन एंड प्रोसेस, डेफिनेशन सबके डेफिनेशंस, ठीक है, फर्स्ट लॉ एंड देयर जो भी आइसोबैरिक कंडीशन होगी, अडियाबैटिक प्रोसेस, है ना, सारे डेफिनेशन, थर्मोकेमिस्ट्री के भी डेफिनेशन यहां पर कवर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमेशा ही क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, हमेशा क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर दिखाई देगा। तो ऐसे कौन से पॉइंट हो सकते हैं जो आपको 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो भाई ऐसा एक टॉपिक तो है, कौन सा, ये तो या तो आपको पूछा जाएगा बेटा कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट के ऊपर, सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टिविटी, है ना, ये वाला एक पॉइंट होगा।
और जो दूसरा पॉइंट आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिखाई देता है वो है सॉल्ट ब्रिज के यूजेस, वो है सॉल्ट ब्रिज के यूजेस। उसमें से कोई तो भी एक पर्टिकुलर आपको पूछेगा कि भाई सॉल्ट ब्रिज क्या है बताइए, है ना। नॉन इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट आपको बोल देगा कि राइट नॉन इक्वेशन, ऐसा बोल देगा, है ना, 1 मार्क्स के लिए। लेकिन क्वेश्चन तो आएगा, तो हर टॉपिक पे इंपॉर्टेंट है। मैंने 2-3 पॉइंट आपको बता दिए हैं कि कौन से आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में आप देखोगे ना, शॉकिंग है कि यहां पर क्वेश्चन नहीं है 1-1 मार्क्स के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा वो जो केमिकल काइनेटिक्स है बच्चे तो छोड़ देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं, आप यहां पर ध्यान दो ना, आपको एमसीक्यू में ज्यादा क्वेश्चन दिखे ना आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिखे, लेकिन 2 मार्क्स के लिए ना बड़ा फिक्स्ड है पैटर्न कि 2 मार्क्स के लिए क्या पूछा जाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए क्या पूछा जाएगा, तो उनके तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। एटलीस्ट वो करके चले ना आप लोग, तो आपका बहुत सारा स्कोरिंग जो है वो हो जाएगा बेटा, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स करवा के देगा, ये मत भूलना, केमिकल काइनेटिक्स करवा के देगा जो आप लोगों ने अभी तक छोड़ दिया था। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर हमने केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ा ही नहीं है, एकदम जीरो है सर, हमने पढ़ा ही नहीं है, छोड़ दिया। तो बेटा छोड़ दिया तो ये वाले पॉइंट पढ़ लेना जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, ग्रुप नंबर 16, 17, 18 इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, बता नहीं सकते इस पे। ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना ऑक्सी एसिड को लेके हमें दिखते हैं, ऑक्सी एसिड के ऊपर क्वेश्चन जो है वो हमें दिखते हैं। ऑक्सी एसिड इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहां पर। ऑक्सी एसिड्स हो सकता है आपको ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाए ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर, हो सकता है आपको पूछेगा कि ऑक्सी एसिड में बेटा बताइए कितने ऑक्सीजन यहां पर है, कितने सल्फर है, या हो सकता है आपको पूछा जाएगा कि कौन से ऑक्सी एसिड की एसिडिटी कैसी है बताओ, कौन सा मोस्ट एसिडिक है, कौन सा लीस्ट एसिडिक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पे हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगेन वही टॉपिक आपको करना है जो मैंने आपको एमसीक्यू में बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अच्छे से करना है बेटा, ठीक है। इसमें और फिर और हम क्या कर सकते हैं उसमें, एक आध कोई रिएक्शन आ सकती है K2Cr2O7 KMnO4 की, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट की तरफ आपका ध्यान तो होना ही चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपको 1-1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। तो ये जो एनालिसिस है वो इसका काम ही वही है कि आ रहा है ना क्वेश्चन, आ रहा है ना क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, चलिए ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे कहां से क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के लिए? EAN आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाएगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स इसमें से EAN फॉलो कर रहा है बताइए। दूसरा हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए नॉमेनक्लेचर के ऊपर, एंड हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट जो है वो निकल के आते हैं, यानी कि EAN इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके साथ में अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर लिगैंड्स के बारे में आपको पूछा जाएगा, लिगैंड्स, ठीक है, मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगैंड, ऐसे आपको पूछा जाएगा। ध्यान रखना ये वाले जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से अगर आपको स्कोरिंग करना है तो। आगे बढ़ते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव की तरफ आते हैं। देखो हैलोजन डेरिवेटिव में 1-1 मार्क्स के लिए ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इवन अल्कोहल फिनॉल ईथर में 1-1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नहीं है, तो आप इनको 1-1 मार्क्स के लिए कवर ही मत करना, ठीक है। अल्डिहाइड्स, कीटोन एंड एसिड में क्वेश्चन आते हैं, आते थे, आते रहेंगे। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहां से क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको आगे 2 मार्क्स के लिए जब बताऊंगा, उसमें 2 मार्क्स 1 मार्क्स सब जो है वो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। अमाइंस, अमाइंस में भी देखो 1-1 मार्क्स के लिए ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, पर अगर पूछा है तो वही टॉपिक आपको करना है। एक तो हिंसबर्ग रिएजेंट, दूसरा कार्बिलामाइन टेस्ट, ठीक है, कार्बिलामाइन टेस्ट, और यहां पर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ये 3 पॉइंट की तरफ आप ध्यान देके चलोगे एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स के लिए, एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स के लिए। बायोमोलिक्यूल में देखो भाई क्वेश्चन ही नहीं है, तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स में 1 मार्क्स के लिए नहीं, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता था, और वो भी कहां आता है मैंने यहां पर बताया नहीं है, स्किप हो गया भाई। बायोमोलिक्यूल्स, हाँ मैंने यहां ये तो कर लिया कि यह है क्वेश्चन पूछे, लेकिन यहां पर मैंने आपको बोला नहीं है ना। चलिए देखो ध्यान से समझना, ये जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, तो बायोमोलिक्यूल्स में आप लोग कहां ध्यान रखोगे बेटा, ये आएगा ये जो डायसैकेराइड्स है, डायसैकेराइड्स जो है, डायसैकेराइड में अच्छे से पढ़ना, डायसैकेराइड्स उसमें आपको लिंकेज मिल जाएगी अल्फा C1 एंड अल्फा
C4 ऐसे कुछ लिंकेज रहेगी, है ना, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हम उसे बोलते हैं। तो इस पॉइंट की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मार्क्स के लिए आते हैं, 2 मार्क्स के लिए देखते हैं सेक्शन बी में। 2 मार्क्स के लिए देखते हैं सेक्शन बी में। सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन आने के चांसेस फिर अब बढ़ जाएंगे, अब जो है वो बढ़ने लगेंगे सॉलिड स्टेट के ऊपर, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आपके पास में कौन से क्वेश्चंस होंगे? आपको पूछा जाएगा स्कॉटकी डिफेक्ट बताओ, आपको पूछा जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट बताओ, आपको पूछा जाएगा उन दोनों का डिफरेंस बताओ, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट यानी वही है, क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के पूछ रहा है आपको, है ना। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, लेकिन हालांकि सब एक ही है। ठीक है, फिर आपको डेंसिटी के बारे में पूछा जाएगा, डिराइव द रिलेशन टू फॉर टू क्या बोलते हैं, टू कैलकुलेट डेंसिटी। ठीक है, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, सॉलिड स्टेट में क्लासिफिकेशन का जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है भाई, तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा सॉलिड स्टेट। और एक बात अगर आप नोटिस करोगे इस ट्रेंड से, तो देखो हर साल क्वेश्चन जो है हर टॉपिक पे आ रहे हैं, 1-2 टॉपिक को छोड़ के हर टॉपिक से 1-1 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, है ना, 2-2 मार्क्स के लिए। अब अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करता हूं, तो भाई सॉल्यूशन में हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट अब इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि 2 मार्क्स के लिए कहां से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, 2 मार्क्स के लिए कहां से क्वेश्चन पूछेगा। बात बता दूं, देखो 2 मार्क्स के लिए ना सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या क्या पॉइंट है, फटाफट लिख दो, फटाफट नोट डाउन कर लो। सबसे पहला पॉइंट जो आएगा, सबसे पहला पॉइंट आएगा यानी सबसे पहला पॉइंट जो हो सकता है वो रहेगा भाई मोलर मास का रिलेशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उससे मोलर मास कैसे निकालते हैं वो डेरिवेशन। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और वहां से मोलर मास कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और वहां से मोलर मास कैसे निकालते हैं, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड मोलर मास कैसे निकालते हैं, ये वाले पॉइंट। तो ये जो है ना, ये तो फिक्स्ड है, ये तो करके चलना बेटा, ये डेरिवेशन वाला, या तो डेरिवेशन पूछेंगे या उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा कि कैलकुलेट द मोलर मास, है ना। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने बताया वो तो इंपॉर्टेंट है ही 2 मार्क्स के लिए। और क्या हो सकता है, और है हेनरीज लॉ, और कौन सा है, हेनरीज लॉ है, और तो आपका ध्यान हेनरीज लॉ की तरफ भी होना चाहिए। तो मैं यहां पर सिंपली ऐसे सम अप करके देता हूं कि सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को करना है टारगेट, एंड हेनरीज लॉ की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, हेनरीज लॉ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, हेनरीज लॉ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। आयनिक इक्विलिब्रियम को देखते हैं, तो हर साल क्वेश्चन आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब कहां से क्वेश्चन आएगा, तो या अगर थियोरेटिकल आता है तो आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, ये रिलेशन को डिराइव करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर थ्योरेटिकल आता है। न्यूमेरिकल आता है तो आपको बोलेंगे पीएच कैलकुलेट करो, पीओएच कैलकुलेट करो, के की वैल्यू को आपको यूज करना पड़ेगा तब, है ना। उसके साथ में केएसपी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बफर सॉल्यूशन की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। ये सारे पॉइंट है ना, बफर सॉल्यूशन, इसके तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। जब आप थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हो तो हर साल क्वेश्चन तो आते ही है। यहां पर मैंने 2 जगह पे डैश दिया हुआ है, ये तो कैंसिल हो गई थी इसलिए, लेकिन बाकी हर एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आते हुए दिखाई देते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के। लेकिन 2 मार्क्स के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, तो या तो वर्क डन के ऊपर, यानी वर्क डन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। वर्क डन 101% श्योर होके चलना है वर्क डन को, या तो डेरिवेशन या तो न्यूमेरिकल, डेरिवेशन वर्क डन का, या फिर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि वर्डन कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, ये वाला पॉइंट। दूसरा क्या पूछा जाएगा बेटा, दूसरा पूछा जा सकता है आपको फर्स्ट लॉ का इक्वेशन। तीसरा डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का रिलेशन क्या है वो पूछा जाएगा। ये 2 मार्क्स के लिए मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम आपको वर्क डन के ऊपर क्वेश्चन आता हुआ दिखता है, और आने वाला भी हो सकता है, बता नहीं सकते हम, लेकिन वर्क डन की चांसेस जो है वो काफी ज्यादा है बेटा। वर्क डन, फर्स्ट लॉ एंड डेल्टा एच डेल्टा यू का रिलेशन। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो क्वेश्चन हमेशा आता है। तो कहां से आएगा, एक आपको ध्यान रखना है ई नॉट सेल, दूसरा ई सेल जिसे हम नर्न्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, तीसरा यहां पर आपको पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी एसआरपी की वैल्यू
उसके तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, या फिर आपको सेल कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सेल कांस्टेंट यानी के लिख देता हूं, कंडक्टिविटी का के, तो कंडक्टिविटी के फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट रहेंगे बेटा 2 मार्क्स के लिए, ये सारे पॉइंट्स होंगे 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, ईएमएफ का ध्यान रखना, नॉन्स इक्वेशन बोला है मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें से एसआरपी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, कैसे कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। केमिकल काइनेटिक्स बड़ा खास है और सिंपल है ना। क्वेश्चन अगर आएगा ना बेटा 2 मार्क्स के ऊपर, अगर क्वेश्चन आता है ना केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के ऊपर, तो ध्यान रखना फिक्स्ड होता है। कैसे, या तो आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पता होना चाहिए भाई, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन प्लस हाफ लाइफ निकालने का तरीका, इन दोनों के डेरिवेशंस, यानी टोटल कितने बन जाएंगे बेटा, 4 डेरिवेशन बन जाएंगे, प्लस इसके साथ में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो पॉइंट है इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही है, इनमें से कोई एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन, या फिर हाफ लाइफ के साथ रिलेशन, या फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर, इनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो हमेशा रहेगा, चाहे वो 2 मार्क्स के लिए यहां पर पूछे या 3 मार्क्स के लिए आपको वहां पूछे नेक्स्ट सेक्शन में, या 4 मार्क्स के लिए आपको क्लब करके दिया जाए 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, है ना, उसमें आपको पूछा जा सकता है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स के ये पॉइंट आपके 101% क्लियर रखना है, तभी आप लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये श्योर है ना कि आता है तो करके चलो ना भाई, अगर आ रहा है तो करके चलो ना, बाद में क्यों रोना, पहले अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्वेश्चन को देखो पेपर में, और क्वेश्चन देखने के बाद में स्माइल, और बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, लिख लेना। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16, 17, 18 हर बार क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स के लिए हर बार क्वेश्चन आता है। तो ऐसे कौन से टॉपिक है जहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आप 16, 17, 18 को टारगेट करके चल रहे हो तो ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा यहां पर बेटा, यहां पर जो पहला पॉइंट आएगा वो रहेगा यूजेस के तरफ, है ना, SO2 का यूज, क्लोरीन का यूज, HCl का यूज, ओजोन का यूज, इन सारे की यूजेस, और ग्रुप नंबर 18 में हीलियम का, नियॉन का, आर्गॉन का क्या क्या यूज है, उन सारे की यूजेस जो है वो आपको पढ़ के जाना है, कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा। दूसरा जो है यूजेस के बाद में यहां पर आता है एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस, है ना। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है, H2SO4 को बनाने की एक मेथड है। तो वहां सल्फर से SO2 बनता है, SO2 से SO3 बनता है, फिर ओलियम बनता है, फिर H2SO4 बनता है। तो वो डिटेल जो है आप लोगों को पढ़ के रखना है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, करके जाना। ठीक है, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं 2 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन यहां से भी आते हैं कोऑर्डिनेशन ट्रांजिशन से। तो कहां से आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या हो जाएगी बेटा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछा जा सकता है, इवन म्यू की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। कलरेशन, 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 या फिर अलॉय, अलॉय, इनके तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। मेटालर्जी, मेटालर्जी की डेफिनेशन ऐसे आपको पूछा जा सकता है यहां पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। ठीक है, अगर आप देखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो यहां पर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं 3 बार, क्वेश्चन 4 बार क्वेश्चन आए हैं, 3 बार नहीं आए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आते हैं ना 2 मार्क्स के लिए, वो कहां से आ सकते हैं, तो यहां पर आपको फॉर्मेशन पूछा जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ VBT, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, या फिर वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी, या फिर आपको EAN पूछा जाएगा। बस ये 3 पॉइंट है जो आपको टारगेट करके चलना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ताकि 2 मार्क्स का जो ये है वो कवर हो जाए, क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाए। हैलोजन डेरिवेटिव की बात करते हैं, हर साल क्वेश्चन आता है कंपल्सरीली, और कहां से आता है, एक तो आपके पास में SN रिएक्शन के एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले ही पॉइंट आउट करके दिए, AgNO2, KCN, KNO2, है ना, विलियमसन सिंथेसिस, इसके ऊपर क्वेश्चन, डॉज मेथड के ऊपर क्वेश्चन, सैंडमेयर गैटरमन रिएक्शन जो हैलोएरिन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं उसके लिए। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। SN रिएक्शन मैंने यहां पर लिख दिया, प्लस मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा E2 मैकेनिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट
पॉइंट बनते हैं जिनके ऊपर 2-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ छोटे छोटे से जो टॉपिक रहेंगे ना, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियॉन्स, इनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आएगा, है ना। मैं यहां पर सिर्फ इतना लिख देता हूं, CFC, शॉर्टकट में लिखा है CFC, यानी CFC एक ही कंटेंट है, लेकिन आपको पता है कि हमें वो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए भी। अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करें तो भाई क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 3-4 बार पूछे हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर तो कहां से, एक तो यहां पर आ जाएगा रिएजेंट के बेसिस पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाएगा, रिएजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट लिख देता हूं यहां पर, रिएजेंट्स के आप टारगेट करके चलोगे। इवन जो ईथर है या फिनॉल की प्रिपरेशन है, फिनॉल के रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कोलबेज रिएक्शन, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस, कोलबेज रिएक्शन, उसके बाद में डॉज मेथड रिपीट हो जाएगी, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं 2 मार्क्स के लिए। अगर मैं अल्डिहाइड्स, कीटोन एंड एसिड की बात करूं तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन तो आता ही है भाई, यहां पर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कम है, लेकिन जो 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कहां से आते हैं क्वेश्चंस, उसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर पहले बता दूं कि अल्डोल रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अल्डोल, कैनिजरो, ये फिक्स्ड मान के चलना, इनमें से कोई एक तो आता ही है, इनमें से कोई एक आता है, कैनिजरोज या अल्डोल रिएक्शन। इसके साथ में इटार्ड रिएक्शन, ठीक है, इटार्ड वाली रिएक्शन। उसके बाद और कौन सी रिएक्शन आएगी बेटा, ओल्फ किश्नर रिएक्शन, ओल्फ किश्नर की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, क्लेमनसन की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, क्लेमनसन, ठीक है। तो ये वाले जो पॉइंट्स है जो मैंने यहां पर नोट डाउन करके दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, 2 या 3 मार्क्स के लिए भी आप लोग इन्हें प्रिपेयर करके चलोगे। अमाइंस, अमाइंस में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं यहां पर, अगर आया भी क्वेश्चन अमाइंस के बेसिस पे तो ऑलरेडी जो आप लोगों ने किए हैं ना उसी से हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अमाइन के बेसिस पे, क्योंकि कार्बिलामाइन टेस्ट मैंने आपको पहले ही नोट डाउन करके दिया, हिंसबर्ग टेस्ट मैंने आपको पहले ही नोट डाउन करके दिया, बाकी जो बचे हुए रिएक्शंस है वो यहां पर कवर हो जाते हैं। साइनाइड और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनाओ, रिडक्शन करके अमाइन बनाओ, तो वो रिएक्शन यहां पर कवर हो जाती है। और कुछ जो बचे होंगे वो मैं आपको आगे बता देता हूं 3 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए भी हम नोट डाउन करेंगे। यहां बहुत खिचड़ी होती चल रही है ना, तो थोड़ा सा सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में क्वेश्चन आते हैं भाई, यहां पर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। अब कहां से आएगा, तो वही सारे बातें होगी। पहले मैं यहां पर लिख देता हूं जो शुगर्स है, उन शुगर्स के ऊपर आपको 80% क्वेश्चंस प्रिपेयर करके चलना है। शुगर्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में 80% जो क्वेश्चंस है, बायोमोलिक्यूल में से 80% क्वेश्चन जो है राइट फ्रॉम एमसीक्यूज टू 4 मार्क्स, आपको 80% क्वेश्चन कहां से दिखते हैं, शुगर से मिलेंगे। अब शुगर में सारे करके चलना, नहीं तो बस आपने बोला कि सर शुगर तो शुगर है सर, इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। शुगर्स में फिर आपको बोल दिया जाएगा कि बेटा रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, बताओ, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, है ना। दूसरा पॉइंट आपको पूछा जाएगा कि बेटा लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, इन सब के स्ट्रक्चर में बताओ कितने ऑक्सीजन है, कौन सा स्ट्रक्चर है वो। अगर माल्टोज या सुक्रोज या फिर आप लैक्टोज को कंसीडर करके चलोगे, जिसे हम ऑलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं, उनमें लिंकेज पूछा जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को एक्सप्लेन करो, उनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करो। ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स के बाद में जो बचा हुआ है प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, फाइब्रस होगा या ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। आपको अमाइनो एसिड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ज्विटर आयन इंपॉर्टेंट है, 20 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं 20 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, उनके एब्रिविएशंस भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। एंजाइम या फिर डीएनए जो होता है, डीएनए में भी आपको प्यूरिन बेसिस, पायरिमिडिन बेसिस, उनके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो ड्रॉ करने के लिए आपको बोला जा सकता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो बायोमोलिक्यूल यहां पर इस सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल ही नहीं, पॉलीमर की तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। पॉलीमर भी यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा अगर वो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है तो। अब पॉलीमर में कौन सा पॉलीमर में तो फिक्स्ड है भाई, एक नाइलॉन 6, दूसरा नाइलॉन 6
और तीसरा आएगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तीसरा रहेगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। मेरा जो गट फीलिंग बोल रहा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इंपॉर्टेंट बन जाएगा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, जिसमें नायलॉन 2 नायलॉन 6 आप एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स में मैंने आपको बता दिया, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर में आपको बता दिया। नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ अगर आप ध्यान रखोगे तो 2 मार्क्स के लिए बहुत कम चांसेस है, अगर पूछा गया तो उन्हीं में से आएगा जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं। ठीक है, जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 मार्क्स के लिए आते हैं। सबसे मोस्ट अवेटेड जो ये होता है ना, जिसका बेसब्री से इंतजार होता है सबको, 3 मार्क्स के क्वेश्चन बताना सर, बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हमारे ज्यादा मार्क्स कवर करके देंगे। तो लो भाई, वो सेक्शन ये है, सेक्शन सी इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड स्टेट में आपको देखो क्वेश्चन दिखता है, क्वेश्चन दिखता है तो एक ही आपको करके चलना है। 3 मार्क्स के लिए अगर पूछेंगे तो डेंसिटी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, चाहे डेरिवेशन हो या फिर न्यूमेरिकल हो। ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल हो, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा सॉलिड स्टेट में से। सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी हर साल क्वेश्चन आता है, और आता है 3 मार्क्स के लिए। तो कहां से आएगा बेटा? तो ये न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पूछा जाएगा, या रॉल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आएगा, रॉल्स लॉ के ऊपर। और हेनरीज लॉ अगर यहां पूछा गया तो भाई सोने पे सुहागा, क्योंकि वो तो हमने 2 मार्क्स के लिए कंसिडर किया था, और 3 मार्क्स के लिए भी अगर आ सकता है तो फिर तो आपका भाई 1 मार्क्स तो बढ़ गया वहीं पे, हेनरीज लॉ को अगर अच्छे से कर लिया तो। ठीक है, देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में भी क्वेश्चन आते हैं, केमिकल थर्मोडायनामिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक है ना, पहले 4 ये इंपॉर्टेंट बन जाएंगे इस सेक्शन के लिए, 3 मार्क्स के लिए पहले 4 टॉपिक तो इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। अच्छा, अब केमिकल थर्मोडायनामिक्स में सर कहां से क्वेश्चन पूछेगा? तो बेटा थर्मोकेमिस्ट्री एक ही ऑप्शन बचता है, थर्मोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स एक ही ऑप्शन बचता है। आपको बॉन्ड एंथैल्पी निकालने के लिए बोला जा सकता है, आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, हेसस लॉ को यूज करके ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। कहां से? केमिकल थर्मोडायनामिक्स से। आयोनिक इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर भी जो क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे वो 2-3 ही पॉइंट है जिनकी तरफ आपको ध्यान रखना है। एक तो पीएच का कैलकुलेशन, दूसरा बफर सॉल्यूशन थ्योरेटिकल आपको पूछा गया तो केएसपी की वैल्यू, ये 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के बेसिस पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को देखोगे तो यहां पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप देख सकते हो 3 बार पूछे गए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। लेकिन अगर जो क्वेश्चन आए हैं और अगर आ सकता है तो आपको यहां पर नर्न्स इक्वेशन को अगेन मैं बोलूंगा कि अच्छे से करके चलना। नर्न्स इक्वेशन की तरफ ध्यान होना चाहिए, कोलहार्स लॉ की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, कोलहार्स लॉ की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं और फिक्स्ड है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। यहां पर भी सेम चीजें होगी, या तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप करके चलना, उसके साथ में फर्स्ट ऑर्डर या फिर 0 ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको कॉम्बिनेशन करके पूछा जाता है तो। लेकिन ये 3 टॉपिक जो मैंने बताया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर, इन दोनों के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, दोनों की प्रैक्टिस आपको करके चलना है। ग्रुप नंबर 16, 17, 18 क्वेश्चन आता ही है और आता है तो कहां से आ सकता है? तो यहां बहुत सारे आपके पास में पॉइंट होंगे। एनोमैलस बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोमैलस बिहेवियर ध्यान रखना रे। यहां पर मैं यहां पर क्या लिखूं, कहां लिखूंगा, जगह नहीं है। एनोमैलस बिहेवियर पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा। दूसरा जो पॉइंट आएगा वो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, मेटासल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी एसिड, इनके तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको बोला जाएगा। ठीक है, यूजेस में आपको मैंने जैसा बताया था वो वाले यूजेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कंप्लीट कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी यहां पर आपको 3 मार्क्स के लिए बिल्कुल पूछा जा सकता है। पूरी कॉन्टैक्ट प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए भाई। ठीक है, H2SO4 को कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं ये 3 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांजिशन सीरीज में देखेंगे, ट्रांजिशन सीरीज में भी क्वेश्चन आता है, यानी यहां पर भी देखोगे तो हर चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन तो कम से कम दिखाई देगा 3 मार्क्स के लिए। तो हमें टारगेट क्या करना है कि
अगर इस चैप्टर से 3 मार्क्स के लिए पूछेगा तो कौन से टॉपिक हो सकते हैं, और वो टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो वो बड़े आसानी से आप लोग प्रिपेयर कर लोगे। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यहां क्या हो जाएगा, K2Cr2O7 की प्रिपरेशन याद करो, 2-3 स्टेप में है कि नहीं, है ना। KMnO4 की प्रिपरेशन 2-3 स्टेप में है, ये दो बन गए। मेटालर्जी वाला पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट बन गया, मेटालर्जी वाला पॉइंट। और क्या पूछा जा सकता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक साथ पूछेंगे, हो सकता है, ठीक है। लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन, ये 3 पॉइंट जो है वो निकल के आते हैं, 3 पॉइंट जो है वो निकल के आते हैं, जो मैंने मेरे साइड से आपको बता दिए कि एक तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होगी बेटा, सॉरी ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन में, एक तो मैंने आपको बोला K2Cr2O7, KMnO4, ठीक है, या फिर मेटालर्जी वाले पॉइंट्स की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अच्छा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी क्वेश्चन देखो आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो 2-2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब कहां से आएंगे, तो अगेन वीबीटी का आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वीबीटी वर्नर, ये इंपॉर्टेंट चीजें है, वीबीटी एंड वर्नर, वीबीटी एंड वर्नर। बाकी उसके साथ में अगर क्लब करके दिया जाता है तो बात अलग है, कि जहां पर कलरेशन का भी क्वेश्चन फिर क्लब करके दिया जा सकता है, जहां मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की वैल्यू, स्पिन ओनली फॉर्मूला, ये IUPAC नेम, ये तो फिर सारे भाई एक एक मार्क्स के लिए जो मैंने बताए थे वो सारे यहां पर आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट, अगर क्लब करके मिलता है क्वेश्चन तो। नहीं तो प्योरली 3 मार्क्स के लिए जो आएगा ना, तो वो वीबीटी या फिर वर्नर्स के बेसिस पे ही आपको पूछा जा सकता है, और कोई दूसरे पॉसिबिलिटी तो नहीं है। हैलोजन डेरिवेटिव में भी क्वेश्चन आते ही है, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। और अगर हैलोजन डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है तो यहां से अब मैं बताऊंगा आपको कौन से पॉइंट होंगे, देखो ध्यान से समझना। SN1 रिएक्शन SN2 को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। E2 का मतलब होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, E2 का मतलब होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये इंपॉर्टेंट बन जाएंगे 3 मार्क्स के लिए। इसके बगैर और कोई दूसरा अगर रहता है तो सिर्फ आपको रिएक्शन को क्लब करके दिया जाएगा, जो एक एक मार्क्स के लिए रहेगी, जो बताया था उसी में से, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाएंगे बेटा, इनके तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, SN1 SN2 या फिर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजन डेरिवेटिव के 3 मार्क्स के लिए। अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकिन एक आध क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आएगा तो कहां से पूछा जाएगा, तो ये हो सकता है बेटा ईथर से, यहां पर ईथर इंपॉर्टेंट है, और ईथर में कौन सा, क्लीवेज ऑफ ईथर, क्लीवेज ऑफ ईथर से क्वेश्चन आ सकता है। फेनॉल यानी कि क्यूमिन वाला क्वेश्चन जो है वो यहां पर पूछा जा सकता है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर फेनॉल फ्रॉम क्यूमिन, राइट डाउन ओवरऑल रिएक्शंस, ठीक है। तो आपको पूरी कंप्लीटली आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी 3 स्टेप में, ठीक है। पहले आपने बेंजीन लिया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच किया, उसका फिर ऑक्सीडेशन किया, क्यूमिन बनाया, क्यूमिन का रीअरेंजमेंट किया, और फिर जाके आपको फेनॉल मिलता है। ऐसे पूरे आपको लिखने पड़ेंगे ये सारे पॉइंट। रिएक्शन तो बाय डिफॉल्ट रहेंगे भाई, रिएक्शंस को तो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये रिएक्शन वो रिएक्शन, लेकिन हाँ ये तो इंपॉर्टेंट है। अल्डिहाइड्स, कीटोन एंड एसिड, देखो हर बार ना 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं, हर बार 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं 3-3 मार्क्स के लिए, यानी 3 और 3 6 मार्क्स तो आपके यहां पर ही पक्के हो जाएंगे। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अब ध्यान से समझना कि अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे कौन से टॉपिक है बड़े वाले जहां से क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो यहां भी एक तो निकल के आता है बेटा अल्डोल, दूसरा तो निकल के आता है कैनिजरोज, वही सारे रिएक्शंस होंगे, और बहुत सारे मैंने यहां पर जो बताए थे आपको नेम रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस, वो सारे नेम रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट बन जाएंगे अल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सर नेम रिएक्शंस कहां से पढ़ेंगे हम लोग, कहां से पढ़ेंगे, तो भाई मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना, तो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहां पर मैंने सारे आपको ऑर्गेनिक का पार्ट जो है समझा दिया था, बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो उतना भी अगर आप लोगों ने किया ना, तो ऑर्गेनिक के तो आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स सारे कवर कर लोगे, सारे कवर कर लोगे उसमें से, ठीक है। पर फिर भी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर टॉपिक से देखना है तो अल्डोल, कैनिजरोज की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, ओल्फ किश्नर, क्लेमेंसन की तरफ ध्यान होना चाहिए, इटार्ड रिएक्शन की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। बाकी रिड्यूसिंग एजेंट और ये तो फिर रिएजेंट बहुत सारे रहेंगे। अमाइंस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, और अमाइंस में क्वेश्चन कहां से आएगा ये वाले केस में, तो अमाइन में आपको डायएजो सॉल्ट यहां नहीं तो हैलोजन डेरिवेटिव में डेफिनेटली पूछा जाएगा, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन या फिर अमाइंस वाले केस में डायजोनियम सॉल्ट का क्वेश्चन तो रहेगा ही। बायोमोलिक्यूल्स में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स के लिए क्वेश्चंस नहीं है, क्यों, क्योंकि उतना बड़ा टॉपिक नहीं है ना,
लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। मैंने बताया था आपको प्रोटीन्स में वो 20 अमाइनो एसिड्स भी आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स भी रहेगा, फाइब्रस एज वेल एज ग्लोब्यूलर। इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर, ये वाला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर फिर इस पार्ट के लिए बहुत फिक्स्ड है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। पॉलीमर एंड ग्रीन केमिस्ट्री, क्वेश्चन कौन से आते हैं? अगर पॉलीमर पे क्वेश्चन आता है तो नाइलॉन 66 को ध्यान रखना है एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, है ना, बोला ना मैंने, रिपीट होते हैं सभी, रिपीट होते हैं सभी, ठीक है। या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, ये भी बड़ा खास है। जो मेरी गट फीलिंग है वो ये है कि आपको सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, आपको बोल देगा कि भाई क्लासिफिकेशन बता दीजिए पॉलीमर का, सारा पूरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, ये सारा क्लासिफिकेशन जो है आपको पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए पॉलीमर में। एक ये पॉसिबिलिटी, दूसरी नाइलॉन 66, तीसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है, इनके तरफ आपका ध्यान होना चाहिए पॉलीमर में। ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी में टाइटल इंपॉर्टेंट है। ग्रीन केमिस्ट्री के टोटल 12 प्रिंसिपल्स होते हैं। अब 12 को नहीं, आप सिर्फ स्टार्टिंग के 6 प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ लेना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि मैं आगे बताऊंगा ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में, तो ये वो पॉइंट है। ग्रीन केमिस्ट्री में टोटल 12 प्रिंसिपल है दिए हुए, 12 में से स्टार्टिंग के 6 प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ लेना। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो आपको बोल दिया जाएगा कि राइट एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो वो 6 में आ चुका है ना। अगर कुछ पूछा जाएगा पर्टिकुलरली तो वो 6 में से ही आएगा, और अगर एक एक मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो भी उस 6 में से ही आएगा स्टार्टिंग के। तो सिर्फ आपको ग्रीन केमिस्ट्री के क्या करना है, पहले 6 प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ना है, पहले 6 प्रिंसिपल, वहां से एमसीक्यू 1 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग टारगेट कर सकते हैं आराम से, आराम से। साथ में नैनो टेक केमिस्ट्री के अंदर क्या होगा, नैनो मटेरियल्स के अंदर क्या होगा, तो अगर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है ना, या 2 मार्क्स के लिए आता है, तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नैनो मटेरियल्स ये पढ़ लेना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नैनो मटेरियल ये पढ़ लेना बेटा। बाकी एक एक पॉइंट के एक एक मार्क्स की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया तो भी चल जाएगा ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर, ग्रीन केमिस्ट्री या नैनो मटेरियल, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो 4 मार्क्स के है वो एक्चुअली 4 मार्क्स के है ही नहीं। जो 4 मार्क्स के आपको दिए जाते हैं उसमें छोटे छोटे से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो वो तो हम बता नहीं सकते क्या पूछेंगे, पर हाँ क्लब करके जो दिया जाएगा वो 3 मार्क्स तक जो मैंने बताया वही होगा बस। हालांकि आप यहां से ट्रेंड देख सकते हो कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हर बार क्वेश्चन दिखता है सेक्शन डी में, ठीक है। यहां से आप ये देख सकते हो कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है वहां से क्वेश्चन दिया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से दिया जा सकता है, पर क्या देंगे, क्या पूछा जाएगा, वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है 3 मार्क्स तक, ठीक है। आई होप आपको ये जो मैंने बताया है ट्रेंड एनालिसिस, पेपर एनालिसिस, ये समझ में आया है। उनमें से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपको ये भी समझ में आया है, और उसके तरफ आपने बहुत अच्छे से अभी वर्क भी आपने करना स्टार्ट कर दिया होगा, पॉइंट भी नोट कर लिए होंगे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था वैसे ही। तो आई होप सारी बातें आप लोगों को क्लियर है, तो फटाफट से जाके नोट्स बनाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज आपका फिजिक्स का पेपर भी तो हो चुका होगा, है ना। तो चलिए फिर हम लाइव में मिलते हैं, गेस्ट पेपर की बात करेंगे, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी बात करेंगे। टॉपिक तो मैंने बता दिया भाई आप लोगों को, है ना, मजा भी आया होगा आपको, तो ये पॉइंट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड आपकी जो एग्जाम है वो इसी के बेसिस पे दिखाई दे रही है मुझे कि ऐसे ही कुछ तो भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। एग्जैक्टली 1 से 2 गेस्ट पेपर जो है वो हम लोग आपको देने वाले हैं, और आज जुड़ जाना, ठीक है, गेस्ट पेपर के लिए। गेस्ट पेपर से भी थोड़ी आइडिया आपकी और क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।